नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की पहली बड़ी खबर पर रुख करते हैं। बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया है कि बसपा या कोई और कितनी भी रैली और तैयारियां कर ले, 50 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए का गठबंधन अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिहार में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। देखिए, चुनाव आता है तो सभी पार्टियां अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भाई बहुजन समाज पार्टी भी लंबे समय के बाद बड़ा कार्यक्रम कर रही है और सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। तो बसपा भी अपना कर रही है। 27 के चुनाव में क्या इसका बड़ा असर होगा? बीएसपी की तैयारी चल रही है। देखिए, कोई भी तैयारी करे, यहाँ फिक्स है। माननीय जोगी जी हैं, जोगी जी ही रहेंगे। 50 साल तक अब कोई और आने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी और जोगी इस सदी में एक ही बार पैदा होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है मोदी पर, जोगी पर। तो इसलिए कोई वैकेंसी नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए तो हजारों पार्टियां हैं, सब लड़े, अपने अपने सबके अपने एजेंडे होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार भाजपा कोई बनी। बलिया में दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री यूपी सरकार के पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि बसपा या कोई और विपक्षी पार्टी चाहे कितनी ही रैलियां क्यों ना कर ले, कितनी ही तैयारियां क्यों ना कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 50 साल तक बीजेपी की सरकार ही रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता सत्येंद्र सिंह से। सत्येंद्र, जिस तरीके से परिवहन मंत्री यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया है कि 50 साल तक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कुछ इसके मायने हैं? और अगर ये सही बयान है तो क्या कुछ आजकल समीकरण देखने को मिल रहा है यूपी में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शंकर सिंह ने, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान अपने विपक्षी पार्टी सपा और बहुजन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में कोई भी पार्टी कितनी भी रैली कर ले, कितनी भी तैयारी कर ले, 50 साल तक भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, गठबंधन के नेतृत्व में 175 सीटों पर गठबंधन चुनाव जीतेगी। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर यूपी चुनाव की भी बात की गई, यूपी की राजनीति की बात भी की गई और वहाँ बिहार की राजनीति की बात भी की गई है। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और साफ तौर पर परिवहन मंत्री ने बोला कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहाँ पर भी एनडीए के गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। तो ऐसे में वहाँ का क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है और मंत्री का बयान आया है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी, जहां परिवहन मंत्री के माने तो उनका कहना यह है कि हमारे देश में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो विकास हो, उसको लेकर बिहार के लोग हैं उसको देख के हमें वोट देंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बार विकास को लेकर, विकास धरातल पर विकास का नाम लिया जा रहा है मगर विकास नहीं हुआ है। जनता जो है जागरूक हो गई, मतदाता जागरूक हो गए हैं, वो सही निर्णय करेंगे और बीजेपी को बिहार से बाहर निकालेंगे। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से यूपी की राजनीति में देखा जाता है कि बीजेपी का जो परचम है वो कई बार से लहराता नजर आ रहा है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में सपा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, वोट प्रतिशत बढ़ा था। ऐसे में क्या कुछ अभी आगे वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सपा भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। तो क्या कुछ अभी का समीकरण बताता है यूपी का? जी, अभी मैं आपको बताना जो कुछ दिन पहले एक फ्लाईओवर बन रहा था, जिसमें क्रेक आने के कारण दूसरा रूट को चालू कर दिया गया, जिसको लेकर दयाशंकर सिंह काफी नाराज थे। उसको लेकर काफी राजनीतिक माहौल गरमाया था। वहीं जहां तक देखा जाए, बलिया 3 क्षेत्रों से नदियों से घिरा हुआ है, आए दिन बाढ़ आते हैं और बलिया के जो ग्रामीण इलाके हैं वो बाढ़ पीड़ित, बहुत बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। जहां तक देखा जाए तो जनता कह रही है कि जितने दिनों में यहाँ पे बंदे पे पैसा खर्चा किया गया, उतना पैसा अगर जोड़ दिया जाए तो देवरिया से लेकर बलिया तक
सोने का बंधा बन जाता है। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक देखा जाए तो कुछ ना कहीं भाजपा और वर्तमान मंत्री पे लोग खफा हैं और कुछ नाराज दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, परिवहन मंत्री भी ये कार्यक्रम में पहुंचे हैं, दयाशंकर जहां पहुंचे जहां से इनका बयान सामने आया है। ऐसे में कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ परिवहन मंत्री की तरफ से कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है वो कन्या पूजन कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बलिया में दयाशंकर सिंह पहुंचे थे, उस कार्यक्रम में शामिल हो। उन्होंने वहां पे साफ तौर से अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे भाजपा के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, और उन्होंने उस दौरान कन्या पूजन भी की। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से दयाशंकर ने बयान दिया है कि पार्टी चाहे कितनी भी रैलियां कर ले, बसपा को भी आड़े हाथों लिया है। यहाँ पर देखा जाता है कि बसपा का जो वोट प्रतिशत है लगातार गिरता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से रैलियां की जा रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक बीजेपी के आरएसएस का प्रोग्राम चल रहा है। आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता है जोरों शोरों से लगे हुए हैं, हर एक गांव में रैलियां चल रही है। पंचायत के विधायक जो है अपने क्षेत्र में निकल ग्रामीणों की समस्या जानी है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आरएसएस का प्रोग्राम चल रहा है, कई दिनों से 100वीं स्थापना दिवस मनाया गया था। ऐसे में कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा और कार्यक्रम में क्या कुछ रणनीति रखी गई है और कार्यक्रम के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम है जो किए जाएंगे? जिस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी। तो स्थापना दिवस के मौके पर 100 साल पूरे हो रहे हैं, आरएसएस को हो गए हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं राज्य भर में? जी, जहां तक देखा जाए कि अभी कब तक प्रोग्राम चलेगा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि आई नहीं है, मगर देखा जाए तो जो भी बलिया जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं और जन समस्याओं को जान रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि मेन मुद्दा यह राशन वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर काफी भाजपा जो भी कार्यकर्ता चाहे जिम्मेदार पदाधिकारी हो, सब सक्रिय हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हमारे साथ सपा के नेता जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24x7 में। जी नमस्कार। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से दयाशंकर परिवहन मंत्री यूपी सरकार के, उनका बयान सामने आया है कि चाहे विपक्षी पार्टी कितनी ही तैयारियां कर ले, कितनी ही रैलियां कर ले, 50 साल तक कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी की सरकार ही 50 साल तक रहेगी। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं और क्या कुछ इनके बयान के मायने आपको नजर आ रहे हैं? एक कहावत है, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है। जी वो तथ्यों से भटक गए हैं। उनको नहीं मालूम है किसी 2024 के अंदर उन्हीं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था, और इसी 2024 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उत्तर प्रदेश से उनका सफाया कर दिया। जी तो सवाल मोदी जी का जो आवरा है, मोदी जी का जो भ्रम है, वो तो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी का तो पता नहीं, एक इंजीनियर से कुछ लफड़ा हुआ, शायद वो भी नहीं हटवा पाए। तो मंत्री जी की हालत तो बेचारगी वाली है, सिर्फ बयानों तक सीमित है और वो बयान देते रहे। जबकि सच है कि बलिया की जनता त्रस्त हो चुकी है, सड़कों की स्थिति खराब है, डग्गा मार वाहनों की भरमार है जो उनके डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बलिया की जनता पूछ रही, नौकरियों का आपने वादा किया था वो क्या हुआ? बलिया को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था वो क्या हुआ? तो सच है हर तरफ से फेल हो रहे हैं, केवल बयान ही है, वो बयान बहादुर कहना ज्यादा उचित होगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बयान उनके जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसे लग रहे हैं कि वो सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा लोकसभा का चुनाव था, उसमें सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, वोट प्रतिशत बढ़ा था। तो ऐसे में आपकी आगे की क्या रणनीति है? आगे भी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ सपा की तरफ से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं? देखिए, हम जनता के बुनियादी सवालों के साथ 2024 में जनता के बीच गए थे और उस पर जनता ने मुहर लगाया। वो सारे सवाल महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, चाहे समाज में नफरत पैदा करने वाले इनकी विचारधारा का हो, वो सारे सवाल यथावत बने हुए। नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, आधी आबादी हो, सबकी समस्याएं जो इन्होंने वादा करके सत्ता में आए तो वो यथावत वैसे बनी है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
और जी। उन्हीं सब चीजों को लेकर के पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों की जो हकमारी हो रही है, आरक्षण खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, इन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और उम्मीद है जनता जिस तरह से 24 में सहयोग की, उससे भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से 2027 में सत्ता में लाने का काम करेगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि रणनीति बनाई जा रही है और जनता पर भी भरोसा है कि जनता आगे भी ऐसे ही साथ देगी जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। ऐसे में जनता को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, अपनी रणनीतियों से अवगत कराने के लिए सपा के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरीके से दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री ने खुले में कहा है कि जो 50 साल तक कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी, एनडीए के सामने नहीं खड़ी हो पाएगी, ये एक बयान ऐसा भी है कि दूसरी पार्टी को डराने वाला और लोगों में ये संदेश देने वाला कि बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो इसके लिए, इसके विरोध में, इसके पलटवार में क्या कुछ सपा की तरफ से किया जाना है? जी देखिए, एक चीज हम अपनी रणनीति बताएंगे, हालांकि रणनीति बहुत डिस्कस करने वाली चीज नहीं होती। दयाशंकर जी के बारे में सिर्फ इतना कहना, दयाशंकर जी बेचारगी में इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब उससे ज्यादा उनके बारे में क्या कहना। रही बात हमारी रणनीति की, पीडीए पंचायत के माध्यम से, न्याय पंचायत स्तर की हमारी पंचायतें चल रही है। जनता में जो बुनियादी सवाल उनको लेकर के जनता वैसे ही जागरूक है, लेकिन उसको और मजबूती से जागरूक करने की बात हो रही है, बहुत मजबूत हो रहा है। और साथ साथ हम अपनी बातें भी बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हमारे लिए जो हमारा घोषणा पत्र होता है वो हमारा पवित्र ग्रंथ है, हम उसको लेकर के जनता के बीच में रहेंगे। और जनता ने पहले भी देखा है हम लोगों को, जो वादा करके हम लोग सरकार में आए तो उसको 100% पूरा करने का काम किया। तो हमें उम्मीद है कि जनता प्रचंड बहुमत से 27 में हमें जिताने का काम करेगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अब हमारे साथ राजेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24x7 में। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पार्टी का, बीजेपी पार्टी के परिवहन मंत्री का बयान सामने आया है कि कोई भी पार्टी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, रैलियां कर ले, तैयारियां कर ले, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 50 साल तक बीजेपी की ही सरकार यूपी में रहेगी। तो आप किस तौर पर इस बयान को देख रहे हैं? देखिए जी, जिस तरीके से जनता त्रस्त है और इनका जो फार्मूला है वोट चोरी वाला, आज पूरे देश जान रहा है उस फार्मूले को कि ये वोट चोरी के आधार पे बार बार चुनाव आयोग से मिलके और घपला जो कर रहे हैं, तो ये बार बार इसी आधार पे कह देते हैं हम 50 साल तक रहेंगे। अरे जनता का मन देखो, आज जनता किस तरफ है। जनता तिराई तिराई मची हुई है जनता में, समझे। उसको रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, समझे। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, समझे। किसानों को जो है इतनी बुरी तरीके से जो है प्रताड़ित करा जा रहा है, उनको खाद नहीं मिल रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, समझे। तो ऐसी स्थिति में ये किस चीज पे दावा कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आती। और बड़ा हंसी आती है इन लोगों के उस पे कि इनका कोई भी मंत्री और बड़े से बड़े नेता ऐसे ही बयान देते रहते हैं, समझे। बिल्कुल पप्पू बने हुए हैं, एक तरीके से बिल्कुल पप्पू बने हुए हैं। और फेंकने की तो इनकी आदत हो गई है, क्योंकि इनके मुखिया इस तरीके से फेंकते हैं। तो वही आप देखिए किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी हरिओम वाल्मीकि को किस तरीके से पीट पीट के जो है मारा गया है, और वो कह रहा है कि मैं बाबा का आदमी हूँ, हम बाबा के गुंडे हैं। बताइए, ये जंगल राज चल रहा है और उस पे ये लोग कह रहे हैं हम 50 साल यूपी में क्यों आएगा नहीं। तो ये कौन से उस पे दावा कर रहे हैं, समझे। तो पूरे देश में आज इनकी हालत बदतर है। तो ये बयानवीर बने हुए हैं, बयानों से काम चला रहे हैं, लेकिन जनता इनके छलावे में कतई आने वाली नहीं है। और जिस तरीके से अभी ये कह रहे थे कि हमारा घोषणा पत्र तो बहुत एक वो होता है, तो पहले के घोषणा पत्र उठा के देख लें आज तक कितना उस पर काम करा है। केवल और केवल, समझे, बातों के अलावा, वो गुमराह करने के अलावा, इसके अलावा इन्होंने कुछ करा नहीं है। और बीजेपी का वो सफाया होगा कि ये अगले 50 साल तक उत्तर प्रदेश में क्या देश में भी नहीं दिखेगी। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया है कि बीजेपी का सफाया होगा, तो देखने वाली बात होगी चुनाव में क्या कुछ होता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। रायबरेली मॉब लिंचिंग कांड को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। वहीं कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर पार्टी का एक स्तरीय डेलीगेशन फतेहपुर पहुंचा, जिसने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, सांसद तनुज पुलिया और तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री विवेक स्वामी शामिल हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डेलीगेशन की पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
कैसी मदद करेंगे? डेलीगेशन किसको रिपोर्ट सौंपेंगे आप जाके? मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद, चूंकि वो देश में होते, वो आज शायद मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली आ जाएंगे। वो इस घटना से परसों इतने चिंतित हुए, जब पता लगा तुरंत उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई कानून के खिलाफ जाके कोर्ट कचहरी सबको ताक पे रख के, संविधान को ताक पे रख के किसी की भी हत्या कर देगा क्या? ये तो गलत है। और इस पे आप पूरी कमेटी को लेके जाइए, अपने सांसद अपने मंत्री को लेके जाइए, अपनी टीम को लेके जाइए, विजिट कीजिए और मैं आऊँगा, मुझे भी बताइए पूरी रिपोर्ट, और इसको न्याय दिलाने तक हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम इनको न्याय दिलाएंगे। तो कांग्रेस का डेलीगेशन मॉब लिंचिंग पर हुई सियासत के तौर पर यहां पहुंचा है। फतेहपुर में मॉब लिंचिंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके चलते अब जो कांग्रेस का डेलीगेशन परिवार से मुलाकात करने पहुंचा, इसी के साथ साथ उन्हें आश्वासन दिया गया है और सरकार से मांग की गई है मुआवजे की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और तीसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। साहिबगंज में गंगा नदी का जल स्तर 5वीं बार लगातार बढ़ने से दियारा क्षेत्र के निवासी चिंता और डर के साए में जी रहे हैं। गंगा ने फिर रौद्र रूप ले लिया है। तेज बहाव से गंगा किनारे बसे गांव के लोगों में डर का माहौल है। इतने लंबे समय तक बढ़ा हुआ जल स्तर जिले में पहली बार देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण गंगा के किनारे मिट्टी को इतना काट दिया है कि गंगा किनारे बसे लोग डरे सहमे हैं। नेपाल का पानी छोड़े जाने से इस तरह का तेज बहाव हुआ है। अगर पत्थर का बांध नहीं होता तो मिट्टी काटकर आसपास के घरों को भी बहा ले जाता। हम लोग कई दिनों से चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं प्रशासन ने लोगों को गंगा किनारे बेवजह न जाने की सलाह दी है। साहिबगंज का घाट है, बीच वाला घाट, और क्या ओझा टोली घाट के बगल में है। ओझा टोली घाट, अब बगल में कछार आ गया। अभी कम से कम 10 एची कटा हुआ है, 20 फीट 30 फीट के, बहुत दिक्कत हो जाएगा। 30 फीट लगभग कटा हुआ है। अभी गंगा जी सट गई है। अभी इसको भी बहाने वाला जगह में पहुंचने वाली नहीं बहानिएगा, अभी नहीं बनाएगा तो ये भी कट सकता है। यहाँ बहुत आरी सट गया यहाँ पे। जहाज जो देख रहे हैं ना, जहाज एकदम कछार पे कटाव के कारण गंगा जी में धार है, जो ये कटाव अंदर काट रहा है। ऊपर से बुझा नहीं रहा है कि पानी में कट रहा है जमीन, बाकी अंदर कट रहा है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चली गई थी, लेकिन आज सुबह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वो चेतावनी के स्तर से ऊपर चली गई है। आज का जो जलस्तर है 26.26 मीटर है, जो कि चेतावनी से ऊपर है। साहिबगंज वासियों को हिदायत दी जाती है कि वे गंगा नदी की ओर न जाए, क्योंकि जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो रही है। पता चला है कि नेपाल के द्वारा 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। सभी से अनुरोध है कि गंगा नदी के जलस्तर को देखते हुए अपने आवागमन में तब्दीली लाएं। अभी गंगा नदी की ओर न जाएं, बहुत ज़्यादा जल बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अभी 1-2 दिन और बढ़ेगा, चूँकि वहाँ 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का न्यूज़ मिला है। तो अभी 2-4 दिन गंगा नदी में जलस्तर काफ़ी ऊंचा रहेगा। सभी वासियों को हिदायत दी जाती है कि अपने अपने घरों में रहें और क्षेत्र दियारा वासियों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक इधर उधर न जाएं और गंगा के बढ़ते जलस्तर को मालूम करके ही इधर उधर जाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता अरविंद कुमार से। अरविंद, जिस तरीके से एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों में काफी ज्यादा डर भी महसूस करने को मिल रहा है, इसके चलते क्या कुछ अभी धरातल पर है? हमारे संवाददाता से किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें सामने आई है जहां साहिबगंज में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये 5वीं बार है जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा ने रौद्र रूप लिया है, जिससे कि ग्रामीणों में चिंता देखने को मिल रही है। घरों में पानी घुसने का डर ग्रामीणों में बैठा हुआ है। इसी के साथ तेज बहाव से सहमे ग्रामीण जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कोई न कोई व्यवस्था की जाए। इसी के साथ प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि बेवजह नदी किनारे जाने से बचे।
हमारे संवाददाता से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद कुमार हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ वहां की स्थिति बनी हुई है? जी, निश्चित रूप से ये अचानक से ये जल बढ़ना, क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ पर गंगा का जो जलस्तर बढ़ता था, इस समय इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ा। और क्योंकि अचानक से ये 2-3 दिनों में तकरीबन अभी तक 2 फीट से ऊपर पानी जो है गंगा का स्तर वो ऊपर हो चुका है और जो चेतावनी लेवल उसको पार कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो देरा क्षेत्र के लोग वहाँ पर वो लोग ज्यादा समय है, क्योंकि इस समय उनका जो खेती बाड़ी का समय हो जाया करता था, कलाई की बुआई नहीं हो सके और अब जो अगली फसल थी वो अब उनकी बुआई होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग पिछले 3 माह से इस तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक यह भी है कि इस बार देखने की बात हो रही है कि जल स्तर कितने लंबे समय के लिए इतने कार्यकाल तक नहीं फैला हुआ करता था। तो निश्चित रूप से वे लोग जाए समय है, हालांकि प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उन्हें जो है सो हिदायत की है और प्रशासन ने जो है एक्टिव है कि अगर किसी तरह कोई परेशानी होती है तो वो लगातार उसकी टीम बनी हुई है। और जो नोडल अफसर हैं, एडिशनल कलेक्टर गौतम भगत, उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया है कि क्या स्थिति बनी हुई है। और जो अभी केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो चेतावनी दी गई है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ सकती है आज शाम तक। तो इस तरह की सारी चेतावनी और जो सलाह है वो दिए जा रहे हैं। लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि चूंकि अचानक से जल स्तर बढ़ रहा है तो वो गंगा किनारे को खास करके जो तेज बहाव है उससे कटाव भी हो रहा है, तो वो चिंताजनक है। इसलिए चेतावनी दी गई है, हिदायत भी दी गई है, प्रशासन अलर्ट है और मूवमेंट बढ़ी जो उनकी टीम है। जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से आपने बताया कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दियारा क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, ये साहेबगंज जिला का ये सदर प्रखंड जो साहेबगंज है और राजमहल उधवा, ये 3 प्रखंड जो ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसमें से ये सदर प्रखंड और जो उधवा है वो अधिक प्रभावित है। तो जो देरा क्षेत्र जो सदर प्रखंड का है, यहाँ तकरीबन 400 गांव, हालांकि छोटे छोटे गांव हुए करते हैं कि यहाँ पर अगर 10-15 परिवार का है तो वह भी ऐसे गांव हुआ करता है। तो इस तरह के इतने गांव हैं और उनके जो परिवार हैं वो वहां पर रहते हैं। तो उसके लिए प्रशासन द्वारा जो राहत शिविर है वो बनाया गया है कि वो उसमें आकर के रह सकते हैं। उनके जो खास करके देरा के लोग हैं, उन लोगों का जो मुख्य पेशा है वो खेती बाड़ी है जी। वो पशुपालन भी क्या करते हैं, तो उनके पशु चारा का भी उपलब्धि उसके लिए किया गया है और उनके पशु के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई जहाँ पर वो ला के रख सकते हैं। और ये गंगा में ये एक LCT है जिसके माध्यम से यह बड़ी नाव है जो कि वो इंजन के सहारे चलाया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है यहाँ के देरा क्षेत्रों के लिए भी कि जो लोग अगर आवागमन करें। चूंकि 10 दिन पहले एक दुर्घटना बड़ी होते होते बची थी, एक छोटी नाव थी जिसमें कि 10 लोग सवार थे और वो अचानक से उसका जी बिल्कुल, धन्यवाद अरविंद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।